हेलो बच्चों, बीए फाइनल में आज हम व्यवस्था दृष्टिकोण पढ़ेंगे। पहले हम परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण पढ़ा, फिर हमने व्यवहारवादी दृष्टिकोण पढ़ा। आज हम व्यवस्था दृष्टिकोण यानी लोक प्रशासन में कैसे कैसे व्यवस्था की जाए, तो थोड़ा सा परिचय। परंपरावादी तथा व्यवहारवादी दृष्टि से भिन्न व्यवस्था उपागम एक ऐसा विचार है जो व्यवस्था को केंद्रित तत्व मानकर उसी के इर्द गिर्द अपने अध्ययन का दायरा बनाना चाहता है। यह प्रशासनिक संगठन को विभिन्न अंगों की व्यवस्था के रूप में देखता है, जिनमें प्रत्येक अंग संगठन के संचालन में योगदान करता है और प्रत्येक अंग अपनी आवश्यकता के अनुसार अन्य अंगों पर निर्भर रहता है। यानी जो अधिकारी है लोक प्रशासन का, वो जो कार्य देगा तो उनके भरोसे रहेगा कि जो उनके नीचे जो कार्य कर रहे हैं, अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, उनके नीचे जो प्योन वगैरह कार्य करेंगे तो वो उनके भरोसे रहेगा। यानी कि ये एक दूसरे के अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। किसमें? व्यवस्था दृष्टिकोण। व्यवस्था प्रणाली के अनुसार संगठन का निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। संगठन में अंगों का पृथक कार्य होता है, किंतु उसके कार्यों का मूल्यांकन समग्र दृष्टि से किया जाना चाहिए। यानी उनके जैसे कि लोक प्रशासन में संगठन बनाना, समन्वय बिठाना, योजना बनाना, रिपोर्टिंग करना और बजट बनाना, निर्देशन करना, ये सब संगठन बना तो दिया, तो इनका कार्य तो अलग अलग है। जो कार्य करेगा, एक बजट बनाएगा, एक कर्मचारी जो दूसरे कार्य करेंगे उनके बारे में कोई योजना बनाएगा, तो उनके कार्य तो अलग है, लेकिन बाद में मूल्यांकन सभी का एक संग। नाम किसका आएगा? लोक प्रशासन के सभी कर्मचारियों के इन्होंने किया, एक का प्रतिकूल नहीं आएगा। इसलिए मूल्यांकन की दृष्टि से समग्र दृष्टि से देखा जा सकता है। संगठन के समस्त अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा गतिशील होते हैं। बिल्कुल, कोई ये करेगा तो ये फाइल लाए, योजना बनाए, तो मैं फिर बाद में आगे का कार्य करता हूं, तो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रशासनिक ढांचे के आगत तथा इनपुट्स तथा निर्गत आउटपुट्स, यानी इनपुट और आउटपुट, आगत और निर्गत दोनों एक ही है। हिंदी में इसको आगत कहते हैं, उनको इनपुट, और निर्गत है आउटपुट से संबंधित गति होते हैं, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। भेजते हो आता है, उसमें जो सूचना भेजते और प्राप्त करना। व्यवस्था शब्द भौतिक विज्ञानों से लिया गया है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अंतरक्रिया के समूह से है, जिसकी सीमाओं निश्चित की जा सके। शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह। विधि संगठन पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत है। इन अर्थों में महत्वपूर्ण शब्दों में संबंधित, संगठित और संगठन, अर्थात एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए अथवा उसके संगठन हो, इसके अंग समृद्ध हो। यदि किसी भी स्थान पर हमें संगठन मिलता है जहां अथवा संगठित हो, तो उसके गुण पाए जाते हैं। उसके सभी अंग एक दूसरे के संबंध हैं, यानी सभी जो कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित है, उसको व्यवस्था या वहां व्यवस्था विद्यमान है। व्यवस्था के 3 गुण बताए हैं। पहला बताया है व्यापकता, दूसरा बताया है अन्योन्याश्रय और तीसरा बताया है सीमाएं। तो तीनों अलग अलग बात बताई है। ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि सभी प्रकार के प्रशासनिक संगठनों को सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के व्यापक ढांचे में डालकर अध्ययन किया जाए। यानी व्यापकता में ज्यादा क्षेत्र में या ज्यादा क्षेत्र में और ज्यादा क्या के विकास के लिए, कार्य के लिए यूज किया जाता है। व्यवस्था को अंत आश्रित भागों या उप व्यवस्थाओं के संयुक्त रूप में आपस में अंत क्रिया करते हैं। यानी सभी कार्य होने के बाद पूरा समन्वय मिटाता है, फिर देखा जाता है। अंत आश्रय का अर्थ यह है कि यदि एक भाग में परिवर्तन हो तो दूसरे
उससे दूसरे भाग में प्रभावित होंगे। यानी एक भाग में परिवर्तन होगा तो दूसरा भाग प्रभावित होगा। क्यों होगा कि एक भाग में परिवर्तन, जैसे बजट कम किया तो योजना भी फिर बाद में प्रभावित हो जाएगी। इस तरीके से एक भाग को कोई कम किया तो पूरे पर प्रभावित होगा, अंत में संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। बिल्कुल इस तरीके से व्यवस्था दृष्टिकोण को या व्यवस्था दृष्टिकोण की पद्धतियों को देखा जा सकता है। दूसरा है सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का जन्म इसी सदी के दूसरे दशक में जीवन शास्त्री वॉर्ड बर्टलैफी के चिंतन से माना जाता है। समाजशास्त्र में टालकाप, पार्सन्स और राजनीति शास्त्र के डेविड ईस्टन ने इस उपागम का प्रयोग किया है। लोक प्रशासन में व्यवस्था विश्लेषण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान हर्बर्ट साइमन तथा सेस्टर बर्नार्ड ने किया है। सेस्टर बर्नार्ड ने प्रशासन संगठन को एक व्यवस्था के रूप में देखा है जो कि मानवीय क्रिया से मिलकर बनती है तथा सदस्यों के प्रयास जो कि समन्वय होते हैं इन क्रियाओं को एक व्यवस्था में बदल देते हैं। इस प्रकार प्रशासनिक संगठन सरकारी प्रयासों की एक व्यवस्था है। उन्होंने प्रत्येक संगठन को एक बड़ी सरकारी व्यवस्था को, जिसे समाज भी कहा जा सकता है, का एक हिस्सा बन गया है। इस प्रकार से चेस्टर ने यह कहा कि ये लोग ये एक दूसरे पर प्रभावित होते हैं, लेकिन समन्वय पिटाकर ये मिलकर ही कार्य करेंगे, अन्य आश्रित एक दूसरे पर आश्रित होंगे तभी कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीमा भी है इनकी। चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित संगठन के अध्ययन की व्यवस्था विश्लेषण पद्धति प्रशासन के अध्ययन की जड़ व यांत्रिक विचारधारा को त्याग कर प्रशासन को एक सजीव व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर दी है। वे लिखते हैं कि मैं समूह प्रणाली को, जिसे हम संगठन कहते हैं, एक व्यक्ति की तरह सजीव सामाजिक जीवन मानता हूँ। एक प्रकार उन्होंने प्रशासनिक संगठन के अध्ययन के परंपरागत चेतनाहीन विचार का खंडन किया है। उन्होंने औपचारिक संगठन के निर्माण एवं संचालन में मानव तत्व के महत्व को स्पष्ट किया है। इन्होंने मैं समूह प्रणाली बताया। चेस्टर बर्नार्ड ने सजीव व्यवस्था यानी एक व्यक्ति की तरह सजीव सामाजिक जीवन मानते हैं। पूरा समूह हो चाहे एक व्यक्ति हो, उनका जीवन हमेशा कल्याणकारी होना चाहिए। उनका जीवन, एक व्यक्ति का जीवन अच्छा है तो दूसरों का भी अच्छा रहेगा। तो ये सीमा होती है कि एक व्यक्ति का कल्याण की बातें सोचकर हम आगे कार्य करेंगे तो सारे व्यक्तियों का कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा। और सिर्फ समूह का कार्य करेंगे तो व्यक्ति रह जाएगा। तो व्यक्ति होगा अगर तो कोई भी दलित या पिछड़ा हुआ अमीर किसी के भी आनंद नहीं होगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष में थोड़ी सी बात ले ले। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए उपयुक्त सभी पद्धतियां और दृष्टिकोण उपयोगी हैं। यह समझना नितांत गलत होता है कि इस पद्धतियों में कोई पारिस्थितिक विरोध है। वास्तव में ये परस्पर विरोधी होने के स्थान पर एक दूसरे की पूरक है और वे एक दूसरे की भूलों को सुधारने तथा कमियों को दूर करती हैं। ये सभी पद्धतियां अन्योन्याश्रित यानी एक दूसरे पर आश्रित और इन पद्धतियों पर उस समय सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है, जबकि इन पद्धतियों का प्रयोग साथ साथ किया जाए न केवल निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति के समन्वय में किया जाए। निगमनात्मक सरल से विशेष की ओर, आगमनात्मक विशेष से सरल की ओर, वरन लोक प्रशासन की परंपरागत पद्धतियों और आधुनिक व्यवहारवादी पद्धतियों में भी समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें एक साथ अपनाने की चेष्टा की जानी चाहिए। हमारे अध्ययन का मूलाधार तो परंपरावादी पद्धति ही रहेगी, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति और प्रविधि को अपनाते हुए अधिकाधिक संभव सीमा और वैज्ञानिक परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए चेष्टा की जाती है। तो कुल मिलाकर यही है कि लोक प्रशासन में ये पद्धतियां 3 भागों में बांटी गई है, परंपरागत और संगठनात्मक, और दूसरी है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, और तीसरा है व्यवस्था दृष्टिकोण। ये तीनों भागों के तीनों सारी पद्धतियों को लेकर ही कोई शोधकर्ता इसको आगे चला सकता है और
जो भी कार्य होते हैं उनके कर्मचारियों को उनको पूरा किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों व्यवस्था दृष्टिकोण उनके हमने कल कुछ पॉइंट पढ़े हैं, व्यापकता, अन्योन्यता और सीमाएं, ये सब बातों का अलग से हमने पढ़ा। अब ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, कौन सी? व्यवस्था दृष्टिकोण। हर बातों के लिए लोक प्रशासन में जो व्यवस्था हो रही है, जैसे समन्वय बिठाना और कर्मचारियों की व्यवस्था, बजट बनाना, योजना बनाना, इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है जो पोस्ट कोऑपरेटिव के नाम से जाना जाता है। यह प्रवृत्ति सभी प्रकार के प्रशासनिक संगठनों को सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के व्यापक ढांचे में डालकर अध्ययन किया जाए, यानी सभी बातों को इनका अध्ययन करके फिर बाद में निष्कर्ष निकाल के ये व्यवस्था अपनाई जा सकती है। व्यवस्था को अंत आश्रित भागों या उप व्यवस्थाओं के संयुक्त रूप में जो आपस में अंत क्रिया करते देखा जा सकता है। अंत क्रिया जैसे कि देखो राजनीति विज्ञान है तो अर्थशास्त्र भी उनमें शामिल होगा, समाजशास्त्र भी उसमें शामिल होगा। कैसे कि राजनीति तो सरकारी कार्य करेंगे, लेकिन बजट बनाने के लिए अर्थशास्त्र का बहुत ही जरूरी है, तो अर्थशास्त्र का ज्ञाता भी होना चाहिए। साथ में समाज की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं तो समाजशास्त्र भी होना जरूरी है। तो अंत क्रिया होना चाहिए, सभी विषय शामिल होने चाहिए। अंत आश्रय का अर्थ यदि एक भाग में परिवर्तन हो तो दूसरे भाग प्रभावित होंगे और अंत में संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित की जाएगी। पहले भी कह चुके हैं कि बजट, जैसे कि सभी कोई बजट बनाया किसी ने और आगे से ऑर्डर आया कि बजट में कमी की जाए, तो योजना बनाई गई सभी पर प्रभावित होगा। यानी एक कार्य में कोई बाधा आई सबका, तो ये सब में प्रभावित होगा। उदाहरण दिया है, जैसे और भी दे सकते हैं हम, जैसे कि योजना बना दी बड़ी सी कि इतना बजट आने ही वाला है, और फिर बाद में योजना बना के फिर देखा कि वहां के कर्मचारी कम है और इतने दिनों में योजना बन ही नहीं सकती, तो जैसे एक साल में ये योजना पूरी करनी है, लेकिन जैसे ही कर्मचारी कम नियुक्त किए गए तो ये कार्य होगा नहीं। तो कहने का मतलब अंत आश्रित, यानी सब जो कार्य कर रहे हैं एक दूसरे पर आश्रित है। क्यों आश्रित है? क्योंकि जब एक का कार्य बिगड़ जाता है या एक कार्य रुक जाता है तो सब पर प्रभाव पड़ता है। अंत में संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का जन्म इस सदी के दूसरे दशक में जीव शास्त्री वॉन बटलैफी ने चिंतन में से माना जाता था। समाजशास्त्र में टालकाट पार्सन्स और राजनीति शास्त्र में डेविड ईस्टन ने इस उपागम का प्रयोग किया है। लोक प्रशासन में व्यवस्था विश्लेषण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान अल्बर्ट साइमन तथा चेस्टर बर्नार्ड ने किया है। तो चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार क्या उन्होंने कहा कि सरकारी प्रयासों की ही एक व्यवस्था है, यानी चेस्टर बर्नार्ड क्या कह रहे हैं कि प्रशासनिक संगठन को एक व्यवस्था के रूप में देखा जो कि मानवीय क्रियाओं से मिलकर बनती है तथा सदस्यों के प्रयासों को समन्वित होते हैं। इन क्रियाओं को एक व्यवस्था में बदला या बदल देते हैं। इस प्रकार प्रशासनिक संगठन क्या हो जाता है? सरकारी प्रयासों की एक व्यवस्था हो जाता है। तो चेस्टर बर्नार्ड ने सही कहा कि जो सरकारी कार्य करे और वो कार्य की योजना बना रही है और लोक प्रशासन उस कार्य को कर रहे हैं, वो सरकारी प्रयासों की एक व्यवस्था है। वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन क्रियान्वित कौन कर रहा है? लोक प्रशासन के कर्मचारी, जिसे समाज भी कहा जा सकता है और एक हिस्सा भी माना जा सकता है। चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित संगठन के अध्ययन की व्यवस्था विश्लेषण पद्धति प्रशासन के अध्ययन की जड़ व यांत्रिक विचारधारा को त्याग कर प्रशासन को एक सजीव व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करती है। वे लिखते हैं कि मैं समूह प्रणाली को, जिन्हें हम संगठन कहते हैं, एक व्यक्ति की तरह सजीव सामाजिक जीवन मानता हूं। यानी मैं ये प्रणाली का समर्थन करते हुए संगठन कहते हैं उनको, और एक व्यक्ति के सजीव जो कार्य कर रहा है
उनके सामाजिक जीवन मानता हूँ, यानी लोगों के सामाजिक जीवन को अच्छा करने के लिए या विकास बढ़ाने के लिए, सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रशासनिक संगठनों के अध्ययन में के परंपरागत चेतनाहीन विचार का खंडन किया। उन्होंने औपचारिक संगठन के निर्माण एवं संचालन में मानव तत्व के महत्व को स्पष्ट किया। कहने का मतलब वो परंपरागत जो चली आ रही वर्षों से उन बातों का खंडन किया और नई व्यवस्था, जैसे सरकार के प्रयास में जो व्यवस्था की जाती है वही है राजनीति व्यवस्था, लोक प्रशासन के लिए ये पद्धतियां, व्यवस्था, दृष्टिकोण। तो पद्धतियों में ये तीसरा लास्ट पॉइंट है कि ये अलग से उन्होंने व्यवस्था दृष्टिकोण अपनाया है। निष्कर्ष रूप तो बाद में आएगा, पहले हम थोड़ा इसके बारे में और भी देख लें। व्यवस्था दृष्टिकोण इस प्रकार कहा जा सकता है, लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए उपयुक्त सभी पद्धतियां और दृष्टिकोण उपयोगी है। बिल्कुल, परंपरागत संगठनात्मक कहे तो वो भी पद्धति अच्छी है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहे तो वो भी पद्धति अच्छी है और व्यवस्था दृष्टिकोण कहे तो वो भी अच्छी है। ये समझाया या ये समझना नितांत गलत होगा कि इस पद्धतियों में कोई पारस्परिक विरोध है। वास्तव में ये परस्पर विरोधी होने के स्थान पर एक दूसरे के पूरक है। ये नहीं कह सकते कि परंपरावादी का खंडन किया व्यवहारवादियों ने, व्यवहारवादी का खंडन किया व्यवस्था दृष्टिकोण ने, तो ये बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता कि ये अलग अलग है, क्योंकि एक दूसरे का खंडन नहीं, तीनों की जरूरत है। लोक प्रशासन में जब भी इन बातों में जब निष्कर्ष निकालते हैं या लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो फिर बाद में ये तीनों ही पद्धतियां मतलब काम में ली जाती है। इसलिए ये तीनों एक दूसरे के पूरक है और वे एक दूसरे की भूलों को सुधारने तथा कमियों को दूर कर दिए। बिल्कुल ये नहीं कि ये खराब है वगैरह, इससे कोई नहीं ये खंडन करा, नहीं, जिसमें इसमें गलतियां की है वो सुधारने की बात कही गई है। ये सभी पद्धतियां अन्योन्याश्रित हैं और इन पद्धतियों का उसी समय सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है, जबकि इन पद्धतियों का प्रयोग साथ साथ किया जाए। न केवल निगमनात्मक और आगमनात्मक पद्धति में समन्वय किया जाना चाहिए, वरन लोक प्रशासन की परंपरागत पद्धतियां और आधुनिक व्यवहारिक पद्धतियों में भी समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें एक साथ अपनाने की चेष्टा की जानी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि अलग अलग परंपरावादी, व्यवहारवादी और व्यवस्था दृष्टिकोण तीनों को मिलाकर लोक प्रशासन में, ऐसा नहीं कि आगमनात्मक विशेष से सरल की ओर, निगमनात्मक सरल से विशेष की ओर, ये सिर्फ दो ही पद्धति माननी नहीं है, तीनों को भी शामिल करना बहुत ही जरूरी है। तभी हम अच्छे से ये अध्ययन कर सकते हैं और उनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें तथ्य आंकड़े कल्पना भी चाहिए। अब तथ्य आंकड़े ले लिए, आगे कोई तथ्य आंकड़े मिले नहीं तो उनके बदले में आगे थोड़ा आगे भी चलना हमें अध्ययन के लिए और निष्कर्ष भी निकालना, तो उसके लिए थोड़ी कल्पना यानी परंपरावादी की, आतिशवादी की थोड़ी बातें लेनी पड़ेगी। इसलिए सभी पद्धतियों का महत्व रहता है। हमारे अध्ययन का मूलाधार तो परंपरागत पद्धतियां ही होगी, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति और प्राविधि को अपनाते हुए अधिकाधिक संभव सीमा तक वैज्ञानिक परिशुद्धता प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जान ले। इन पद्धतियों के अलावा लोक प्रशासन में वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा। इसमें वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का प्रणेता फ्रेडरिक टेलर को माना जाता है। फ्रेडरिक टेलर, इसमें सर्वप्रथम पुराने प्रबंध की समस्त प्रविधियों का आकलन कर उन्हें सुधार एवं विकसित किया गया है। बाद में उसकी समय गति का अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है कि बिंदुओं पर श्रमिक का कार्य सरल बनाया तथा उसकी गति को तेज किया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न श्रमिकों द्वारा विविध प्रकार के प्रयोग किए जाने पर उस प्रवृत्ति का समय, गति, उपयोग, उत्पादन आदि मानकीकृत कर दिया जाता है और उसे समान रूप से लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार से इनके टेलरवादी के प्रबंध में ये बात कही है कि एक सच्चे प्रबंध, मैनेजमेंट एवं कार्य टास्क विज्ञान का विकास, यानी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए,
तब लोक प्रशासन में अच्छा कार्य हो सकता है। दूसरा बताया कार्यकर्ता या वैज्ञानिक आधार का चयन, यानी जो कार्य कर रहे और वैज्ञानिक आधार पर चयन, यानी जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता है तो उनको बजट बनाने के लिए, जो समाजशास्त्र में है तो उनको लोगों के कल्याण की बातों के लिए छोड़ देना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। राजनीति का ज्ञाता है तो कैसे बनाई जाए नीति या नीतियां कैसे बनाई जाए, ऐसे ऐसे अलग अलग। मनोवैज्ञानिक है तो वो उन लोगों की मन की भावना और साइकोलॉजी देखकर ही किया जाना चाहिए। उसका वैज्ञानिक शिक्षण एवं विकास, वैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षण करना चाहिए, सारे आंकड़े और सबूत फिक्स होने चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों ये बात ट्रेलर ने कही है, पैट्रिक ट्रेलर ने। प्रबंध एवं श्रमिक के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग, जो प्रबंध करने वाला और जो कार्य कर रहे उनके साथ मैत्रीपूर्ण मित्र के समान व्यवहार होना चाहिए और दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, तभी कार्य अच्छे से होगा और लोगों के हित के लिए कार्य करें हो जाएगा और लोगों के कल्याण के लिए कार्य होगा। तो हमारी पहली यूनिट खत्म हुई, कल हम पढ़ेंगे नेतृत्व। ठीक है बच्चों, बाय।